Hello students, welcome to the lecture 7 of Magnetic Field of the NEET Navigator course. दोस्तों लेक्चर 6 तक हमने फिनिश कर लिया था एंड मैं उम्मीद करता हूं आपने लेक्चर 6 तक के अपने सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने कराए हैं, जितनी प्रैक्टिस शीट्स अभी तक पोस्ट हुई हैं, वो आपने सभी फिनिश कर लिए होंगे। अभी तक फॉर्मूलाज और रिजल्ट्स पे आपकी ठीक ठाक पकड़ बन गई होगी और इन केस अगर नहीं बनी है तो एक बारी लेक्चर 1 से लेके 6 तक की आप सारी थ्योरी डेफिनेटली रिव्यू करो बिफोर यू स्टार्ट विद लेक्चर 7, राइट। सो गाइज लेक्चर 6 में हम जो बात कर रहे थे दैट वाज अबाउट मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस, कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, किस तरह से फोर्स लगेगा, पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, ये सारा एनालिसिस स्टार्ट हुआ था। फॉर्मूला देखें तो क्यू वी बी साइन थीटा की बात हुई थी, राइट। उसका वेक्टर फॉर्म देखें तो क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी लिखा था। डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाना होगा, वी क्रॉस बी निकाल के रख लेंगे, राइट। ये बताया था मैंने कि वी क्रॉस बी निकाल के रख लेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो फोर्स वी क्रॉस बी की तरफ ही लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज हुआ तो फोर्स वी क्रॉस बी के ऑपोजिट लग जाएगा। नाउ सिंस वी क्रॉस बी कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। दैट मीन्स फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भी है और मैग्नेटिक फील्ड के भी। ये बात अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लो, भूलना नहीं है। सो एफ डॉट वी भी जीरो रहेगा और एफ डॉट बी भी जीरो रहेगा। इसकी एप्लीकेशन देख ली थी अपन ने। फिर एक बहुत क्रूशियल स्टेटमेंट मैंने अगेन आपको बोला था, याद रखना, दैट द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कैन नेवर चेंज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ये अपन ने प्रूव किया था कि इंस्टैंटेनियस पावर वगैरह जीरो होगी। ये सारे मैटर्स फिनिश कर लिए थे। केस 1 और 2 पे अपनी बात हो गई थी कि अगर पार्टिकल को 0 डिग्री या 180 डिग्री पर थ्रो करें, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या ऑपोजिट थ्रो करें, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा और वो अनडिफ्लेक्टेड चलता रहेगा। केस 2, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे है तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, उसका रेडियस, टाइम पीरियड वगैरह वो सारा मैटर क्लोज हो गया था। कुछ एग्जाम्पल्स अपन ने डिस्कस कर लिए थे और उसी के फर्दर एग्जाम्पल्स से आज अपन इनिशिएट कर रहे हैं। सो मेनली गाइज, एक तो पहले आज वो एग्जाम्पल्स फिनिश करेंगे और फिर जो अपना केस 3 बचता है कि एक पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में ना तो 0 डिग्री पे थ्रो किया, ना 180 और ना ही 90, कुछ और ही एंगल ले लिया, 45, 60, 30, 120, 135, कोई भी एंगल लिया, तो पार्टिकल का मोशन कैसा होने वाला है, दैट विल बी द एजेंडा टुडे, राइट। फाइन, तो गाइज स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे। पहले तो एग्जाम्पल ही पिक कर रहा हूं जो मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था, सर्कुलर मोशन वाला मैटर ना, उसी का कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ना गाइज, ये प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, अब ये बड़ा फेवरेट प्रोफाइल रहा है नीट और बाकी काफी सारे एग्जामिनेशंस में। अपने केस में तो स्पेसिफिकली नीट में बड़ा फेवरेट प्रोफाइल रहा है कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है, इनका कुछ कंपैरिजन करवा दिया, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन है, इनका कुछ कंपैरिजन करा दिया। तो एक बार ढंग से सीख लें। अ प्रोटॉन, अ ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल। तो इन तीनों को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया। ये शब्द मैंने यूज किए थे लास्ट लेक्चर में, रिकॉल करो। They enter a region of uniform magnetic field और moving perpendicular to the magnetic field, है ना। अब ये सारे शब्द रीड करते ही बिल्कुल बत्तियां जलनी चाहिए कि यार मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो किया है, दैट मीन सर्कुलर मोशन होगा। सेम वोल्टेज से एक्सेलरेट किया है, इसका मतलब वो रेडियस में वोल्टेज वाला जो एक कनेक्शन था वो यूज करना होगा। वो सब कनेक्शंस बनते जाने चाहिए। इफ द रेडियस ऑफ द प्रोटॉन्स पाथ इज 10, तो प्रोटॉन की पाथ का रेडियस दे दिया और बाकी दोनों का रेडियस निकालना है, ठीक है, राइट। तो सिंपल है गाइस, देखो अपन रेडियस का फॉर्मूला अपन जानते हैं, आर जो है दैट इज एम वी बाय क्यू बी, ठीक है। इस एम वी बाय क्यू बी को अपन लिखा था पी बाय क्यू बी, एम वी इज मोमेंटम, पी को लिखा था √2m के, ध्यान होगा आपको, ये याद आ रहा होगा, √2m के अपॉन क्यू बी। और काइनेटिक एनर्जी को लिखा था अपन ने Q टाइम्स V, कि एक चार्ज पार्टिकल को अगर V वोल्टेज से एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी Q टाइम्स V हो जाती थी। वो अपना मेन रिजल्ट रहेगा इन दिस सिचुएशन। तो दिस इज 2m, K को लिख रहा हूं Q टाइम्स V, दैट वोल्टेज, एंड दैट अपॉन QB, ठीक है। तो हम एक्चुअली रेडियस का ये वाला कनेक्शन, ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे इस न्यूमेरिकल के अंदर, बिकॉज इसने सेम वोल्टेज, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करने की बात लिखी है ना, तो उससे रिलेट कर रहा हूं।
तो अब देखो, जब तीनों के लिए अपन कंपैरिजन बनाएंगे, तो मैंने कहा था जब भी आपको कंपैरिजन वाले सवाल मिल रहे हैं, रेशियो वाले क्वेश्चंस हैं, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले सवाल हैं, तो अब सबसे पहले एक सिंपलेस्ट प्रोपोर्शनैलिटी पे पहुंचो। मतलब पहले कांस्टेंट्स वगैरह जो हैं उनको हटा दो, एक प्रोपोर्शनैलिटी पे पहुंचने की ट्राई करो। तो तीनों पार्टिकल्स के लिए दिस 2 इज अ कांस्टेंट, तीनों को सेम वोल्टेज से एक्सेलरेट किया है तो v हटा दिया, सेम मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया है तो ये हटा दिया। अब अपन r देखें तो ये r जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ये q, और ये रूट q है और यहां पर q आ रहा है, तो एक रूट q यहां बचेगा। तो ओवरऑल बच रहा है r इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m बाई q, ये फैक्टर लास्ट में बच रहा है। मैं देखो रूट m तो है ही, और ये जो अंडर रूट q है और यहां पे q आ रहा है, तो ये q को जब रूट q से कैंसिल करूंगा तो ये रूट q डिनोमिनेटर में बचेगा, तो ये आया। अब अपन ओवरऑल देखें तो यार प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा में अगर प्रोटॉन के लिए ये है mp बाय qp, अल्टीमेटली मास अपॉन चार्ज के रेशियो से मैनेज करना है ना, तो प्रोटॉन के लिए अगर ये है, मान लो प्रोटॉन के लिए मैंने लिखा तो ये mp बाय qp है, तो ड्यूट्रॉन में क्या होगा, ड्यूट्रॉन में मास तो हो जाएगा डबल और चार्ज रहेगा सेम, है ना। आपके ड्यूट्रॉन का मास तो प्रोटॉन से डबल है और चार्ज सेम है। और ऐसी अल्फा में अपन देखें तो अल्फा में मास जो है प्रोटॉन से 4 टाइम्स है और चार्ज 2 टाइम्स है। तो अब ये सारा डेटा अपन को इन तीनों के लिए रखना है। सो गाइज वी हैव रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज 2, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन इज 2, रेडियस ऑफ अल्फा। ठीक है, इसमें प्रोटॉन वाला रेडियस तो है, वो तो मैं mp बाय qp ये डेटा रख देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका mp बाय qp अंडर रूट। ठीक है, एंड दैट इज 2। फिर ड्यूट्रॉन का डेटा रखना है, तो ड्यूट्रॉन का डेटा में 2 mp बाय qp, ये 2 mp बाय qp आएगा अंडर रूट में, एंड दैट इज 2। फिर अल्फा का डेटा आ रहा है, अल्फा हमें लास्ट में लेना है, करेक्ट है, हाँ। तो अल्फा का डेटा लेना है तो अल्फा हो जाएगा 4 mp बाय qp, तो ये 2 mp बाय qp ही बच रहा है लास्ट में, तो ये 2 mp बाय qp ये बच रहा है। ठीक है, नाउ इफेक्टिवली अपन देखें तो ये ओवरऑल कैंसिल होने के बाद आपका ये बन रहा है 1:2, √2 is to √2। तो अब टेक्निकली प्रोटॉन का रेडियस आपको ऑलरेडी 10 दे रखा है, तो बाकी दोनों का कितना हुआ, इसका √2 टाइम्स आ रहा है ना। प्रोटॉन का अगर 10 है तो बाकी दोनों का √2 टाइम्स आ रहा है, तो 10√2 10√2 ईच, तो ये 10√2 10√2 ईच आ गया, दोनों का वही आ रहा है। ठीक है, बस आप ओवरऑल देखो तो ये मास अपॉन चार्ज के अंडर रूट पे डिपेंडेंसी बच रही थी। इसका मास बाय चार्ज अगर मैं ये मान लेता हूं तो ड्यूट्रॉन में मास डबल है, चार्ज सेम है, और अल्फा में चार्ज डबल है और मास 4 टाइम्स है, तो यहां 2 टाइम्स mp बाय qp था, यहां पर भी वही था। तो ऑफ कोर्स ड्यूट्रॉन और अल्फा को सेम रेडियस मिलना था, तो ये 10√2 10√2 दोनों का वैल्यू आ रहा है फाइनली, है ना। तो इस तरह के प्रोफाइल बड़े कॉमन हैं कि इसी के अलग अलग रंग रूप बदल के आपको दे दिया जाए, तो डेफिनेटली गाइस ये रेडियस वाली कहानी आपको मैनेज करनी आनी चाहिए, है ना। तो एक ये सिचुएशन हो गया। नेक्स्ट देखो, नाउ इट सेज अ चार्ज q moves with a velocity 2 मीटर पर सेकेंड along x axis। ये वेलोसिटी पार्टिकल का दे दिया, x axis के along है और चार्ज q है in a uniform magnetic field, तो ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। then the charge will experience a force, तो अब ये चार्ज कौन सी दिशा में, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो निकालना है। सिंपल है, बस अपना फॉर्मूला अप्लाई करने की बात है कि आपने जैसे रिलेट किया कि यार यहां पार्टिकल किस डायरेक्शन में थ्रो किया, 0 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, वो सारे मैटर्स नहीं है। जब क्वेश्चन डिलिबरेटली वेक्टर फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हो, है ना। आप देखो अभी तक मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे उसमें ऐसा b वेक्टर फॉर्म में नहीं था, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में नहीं था। तो अगर क्वेश्चन डिलिबरेटली वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो दैट्स एन हिंट फॉर यू कि आप q टाइम्स v क्रॉस b वेक्टर फॉर्म में अप्लाई करने की ट्राई करो। सो बेसिकली गाइज यहां जैसे ये वेक्टर फॉर्म में आ रहा है, तो फोर्स अपन लिख रहे हैं तो ये q टाइम्स v क्रॉस b के थ्रू आ जाएगा। ठीक है, v क्रॉस b में ये q तो ठीक है, ये आ गया। वेलोसिटी आपको दे रखा है 2 मीटर्स अलोंग x एक्सिस, तो वेलोसिटी हो गया आपका 2i कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अपन को गिवन है i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आ गया। ठीक है, अब अगर फॉर्मल वैल्यू निकालना होता तो भी अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते। ऑल्दो यहां फॉर्मल वैल्यू नहीं पूछा है, केवल पूछा है कि कौन सी डायरेक्शन में आएगा फोर्स। बट एक बार अपन फॉर्मल वैल्यू निकालना भी सीख लें कि अगर
प्रॉपरली आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना हो तो किस तरह से आएगा? सो गाइज ये आई क्रॉस आई तो जीरो हो जाएगा, है ना, आई क्रॉस आई तो जीरो है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रिकॉल करो, आई क्रॉस आई जीरो हो गया। फिर ये आई क्रॉस जे इज के, तो ये 2 इंटू 2 4, एंड आई क्रॉस जे इट्स के, तो आई क्रॉस जे प्लस के, ये आ गया। देन फिर ये आई क्रॉस के इज माइनस जे, है ना, ये आई क्रॉस जे के जो आएगा वो माइनस जे आ जाएगा, तो दिस इज माइनस 6 जे कैप। ठीक है, अब ये ओवरऑल देखें तो ऑप्शंस के हिसाब से क्या बोल रहा है, ये इट इज इन वाई जेड प्लेन अलोंग वाई एक्सिस अलोंग, तो ये आपका फोर्स जो आ रहा है वो वाई जेड प्लेन में आ रहा है। देखो, है ना, फोर्स जो है वो के कैप में भी है और जे कैप में भी है, दैट मीन्स द फोर्स इट इज इन द वाई जेड प्लेन, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, बस इस फॉर्मेट में अपने को सिचुएशंस मैनेज करना है। आपको वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग दिया था, तो आपने वेलोसिटी को 2 आई कैप लिखा, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी गिवन थी, इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है, तो आई क्रॉस आई तो हट गया, जीरो हो गया, आई क्रॉस जे इज के एंड आई क्रॉस के इज माइनस जे, आपका फोर्स वेक्टर के कैप और जे कैप वाई और जेड दोनों में आ रहा है, तो इट इज इन द वाई जेड प्लेन। सिंपल है बट डेफिनेटली इट्स अ गुड लर्निंग पॉइंट, आपको ध्यान रखना चाहिए आगे, है ना। देन नेक्स्ट देखो, नाउ इट सेज अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूविंग परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर मोशन की घंटी बज गई अपनी, परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ b हैज काइनेटिक एनर्जी E, देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स पाथ इज। अब इसका भी अपन अच्छे से एनालिसिस जानते हैं, इसने रेडियस पूछा है ना, और कुछ काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात की है कि यार पार्टिकल जो है वो के ई काइनेटिक एनर्जी से चल रहा है, तो उसको अब अपन रीअरेंज करें तो वी नो दैट अपना रिजल्ट रेडियस का जो है दैट्स एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, इस एम वी बाय क्यू बी की जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्हीं के टर्म्स में अपने को निकालना है ना, तो अब एम वी बाय क्यू बी में इसको पी लिख देते थे, फिर पी को लिखेंगे अंडर रूट 2 एम के, वो के की जगह ई आ जाएगा बिकॉज इस बार काइनेटिक एनर्जी ई दे रखा है, तो ये रेडियस जो है वो आपका अंडर रूट 2 एम ई बाय क्यू बी आ रहा है। अब इसी को अपन ऑब्जर्व करें तो कहां सेट हो रहा है, तो अंडर रूट ऑफ 2 एम ई और ये क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर कर दिया, इसको पूरा को अगर अंडर रूट में ले लें, भाई देखो ये तो मेरा पूरा अंडर रूट में नहीं है ना, एम वी मोमेंटम को मैंने रूट 2 एम के लिखना था, और रूट 2 एम में के जो है वही काइनेटिक एनर्जी है, तो लिख दिया। अब इसमें सब कुछ रूट के अंदर ही है, तो ये क्यू बी जब अंडर रूट के अंदर जाएगा तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बन के जाएगा, तो ये क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बनकर अंडर रूट में गया, और ये अंडर रूट ऑफ 2 एम ई अपॉन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 2 एम ई अपॉन क्यू स्क्वायर, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, बट दोस्तों नीट में डेफिनेटली इस तरह के सवाल आते रहे हैं कि आपको बिल्कुल बेसिक रिजल्ट भी पता है ना, तो आराम से सवाल बना सकते हैं, है ना। तो ये एक सिचुएशन हो गया, इजीली सॉल्व हो गया, राइट। तो अब फर्दर क्वेश्चंस में आने से पहले मैं कुछ की पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, सर्कुलर मोशन जो केस 2 अपने पढ़ा था ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले रहा हूं, तो सम मोर फॉर केस 2, या फिर लेट्स से इसको जनरल रखते हैं, सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो उसमें एक जो ब्रीफिंग मैंने स्टार्टिंग में दिया था, एक तो पहले वही वाले पॉइंट्स बता रहा हूं। एक पॉइंट तो यह है कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कैन नेवर चेंज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, एक तो वही वाली बात याद दिला रहा हूं वापस से, दैट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कैनॉट चेंज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। एक तो ये याद रखोगे, भूलना नहीं है इसको, है ना। अब इसका क्या इंप्लीकेशन है, इसका क्या इंप्लीकेशन है, मीनिंग इसको कैसे काम में ले सकते हैं, देखना कि अगर पार्टिकल को, जैसे इफ द पार्टिकल is projected with speed v naught in a uniform magnetic field
है ना, एक पार्टिकल है जिसको अपने वी नॉट स्पीड से अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया, पहले तो टाइम जीरो पे आपने उसको वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट किया, अब कुछ देर मूव करने के बाद मान लो वो सर्कुलर मोशन करने लग गया या जो भी टाइप का मोशन करने लग गया, कुछ टाइम बाद इफ आफ्टर एनी टाइम टी, इफ आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, कुछ देर बाद अगर उसका वेलोसिटी वेक्टर जो है दैट इज लेट्स से v वेक्टर इक्वल्स टू vx i कैप प्लस vy j कैप, अगर ऐसा हुआ, ठीक है, समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इस केस में मैंने एक पार्टिकल को v नॉट स्पीड से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया था, ठीक है, वो किसी टाइप का मोशन करने लग गया, मान लो सर्कुलर मोशन करने लग गया, तो किसी भी मोमेंट पे कुछ 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद, 5 मिनट बाद उसका वेलोसिटी अगर ये है, तो अपन बस ये ध्यान रखें कि अगर उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी ये है, तो उसका जो स्पीड होना चाहिए वो अनऑल्टर्ड होना चाहिए। दैट मींस आपने वी नॉट स्पीड से उसको प्रोजेक्ट किया था, तो 10 सेकंड बाद भी उसकी नेट स्पीड जो रहेगी ना वो तो वी नॉट ही रहेगी। भले उसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हो गए, एक्स और वाई में कंपोनेंट्स आ गए, मान लो जेड में भी आ गया, बट जो मैग्नीट्यूड रहेगा ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड रहेगा ना, स्पीड जो रहेगा वो वही रहेगा जो शुरुआत में था। सो स्पीड अनऑल्टर्ड है। सो गाइज ऐसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर रूट, तो दिस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारे ऑब्जेक्ट का स्पीड है, और ये स्पीड वही रहना चाहिए जो शुरुआत में था। शुरुआत में कितना था, वी नॉट था, है ना, तो कुछ टाइम टी के बाद भी द स्पीड विल रिमेन द सेम, स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं आना है। ऑल्दो उसके पास एक्स वाई जेड सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड जो रहेगा वो वही रहेगा जो शुरुआत में था। तो एक ये काफी क्रूशियल एप्लीकेशन होता है, कई सारे क्वेश्चंस में आपको इस तरह का यूटिलिटी मिलेगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। सेकेंडली एक पॉइंट अपन ने बोला था दैट द टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, जो केस 2 में अपने पास आया था, is independent of the speed of projection, है ना, ये डेफिनेटली अपने को याद रहना चाहिए that the time period of circular motion it is independent of the speed of projection। इसको अपन प्रूव कर चुके हैं, 2 पाई m by q भी आया था, है ना, वो एक पॉइंट हो गया। फिर एक और क्रूशियल पॉइंट कि ये जो केस 2 में सर्कुलर मोशन हुआ है ना, अब उस सर्कुलर मोशन को अगर आप रिकॉल करो तो मैंने ऐसा कुछ मैटर लिया था, जो स्टार्टिंग डायग्राम लिया था ना, मैंने इस तरह का लिया था कि मैंने एक इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी थी, और इस इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आई प्रोजेक्टेड द पार्टिकल इन दिस फैशन, यहां से इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया था, फिर अपने वो वी क्रॉस बी वगैरह देखकर इसको ऐसे सर्कुलर पाथ में चलाने की स्टार्ट की थी। तो जो इसका सर्कुलर मोशन होगा ना, यू विल ऑलवेज नोटिस दिस पॉइंट कि इसका जो सर्कुलर मोशन होगा ना, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। आप देखो जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है बोर्ड के प्लेन में, और मैग्नेटिक फील्ड पूरे बोर्ड के ही परपेंडिकुलर लगा रखी है, मैग्नेटिक फील्ड पूरे सर्किल के ही नॉर्मल है। ये इस सर्कुलर मोशन वाले मैटर में आपको हमेशा दिखेगा कि जब भी आप थीटा 90 पर पार्टिकल को फेंक रहे हो तो सर्कुलर मोशन करेगा, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्किल। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग है तो सीधा क्लियर हो जाना चाहिए कि यार सर्कुलर मोशन एक्स वाई प्लेन में आएगा। Z के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन, तो सर्कुलर मोशन एक्स वाई प्लेन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्स में लगा रखी है तो सर्कुलर मोशन वाई जेड प्लेन में होगा। सो द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन is perpendicular to the applied magnetic field। डेफिनेटली याद रखना है गाइस, है ना, ये पॉइंट भूलना नहीं है अपने को। मतलब इफ B is in plus Z direction,
दैट इंप्लाइज सर्किल विल बी इन एक्स वाई प्लेन, है ना। इस तरह से ये पॉइंट आप कैरी करेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आपने जेड डायरेक्शन में लगा रखा है तो आपका जो सर्कुलर मोशन होगा वो एक्स वाई प्लेन में होगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो थ्रू आउट इंपॉर्टेंट रहेंगी अपने ओवरऑल न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए भी, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में भी, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चंस में, थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो अपने सामने कई बार आते हैं, इस तरह के पॉइंट्स अपने को डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं, राइट। अब इसके अंदर ना एक और सिचुएशन बताऊंगा, वो मैं पहले भी केस 3 आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद फिर ये सिचुएशन बताऊंगा। एक बहुत शानदार सिचुएशन है, एक बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल इस पर बनता है। पर हाँ, ये एक पॉइंट अपन ने क्लैरिफाई कर दिया, ये एक एग्जाम्पल डायरेक्टली फॉर्मुला पुटिंग था, ये Q टाइम्स V क्रॉस B को डायरेक्टली अप्लाई किया, ये रेडियस की प्रोपोर्शनैलिटी पर बेस्ड अपन एक सवाल देख लिया, है ना। अब जो नेक्स्ट पॉइंट अपन ले रहे हैं, नेक्स्ट सिचुएशन अपन ले रहे हैं, दैट इज अबाउट केस 3। ठीक है, पहले थोड़ा थियोरी में आगे बढ़ते हैं और फिर न्यूमेरिकल्स पे आते हैं दोबारा। So now case 3 is basically when the angle between V and B is something other than 0, 180 और 90। ठीक है, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 0, 180 और 90 के अलावा कोई और एंगल अगर है तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, तो दैट इज गोइंग टू बी द एजेंडा नाउ। मतलब इस तरह का मैटर है यार कि अगर मैंने मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ लगा रखी है, ये मैंने इस राइट डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या ऑपोजिट या 90 इन सब एंगल्स पे नहीं फेंक रहे, इस बार मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा विथ द मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये सिचुएशन है, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर, ये रही आपके मैग्नेटिक फील्ड, और V और B के बीच में थीटा एंगल है। ठीक है, नाउ दिस इज सम एंगल अदर देन 0, 90 और 180 ना। वो केस 1, 2 अपन ने कर लिया, अब ये केस 3 में सिनेरियो है। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करें, देखो आसान चीज है, इसको कैसे इंटरप्रेट करें। आप इस केस में जो वेलोसिटी है ना, इस वेलोसिटी के ऐसे कंपोनेंट्स करो। वेलोसिटी इस बार ना तो पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है और ना पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मतलब वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ऐसा आएगा जो फील्ड के अलोंग आने वाला है, राइट। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट आएगा जो इस फील्ड के अलोंग आएगा, वी कैन मार्क दैट कंपोनेंट एज V पैरेलल। ठीक है, V पैरेलल मतलब पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो ये V पैरेलल कंपोनेंट एक हो जाएगा। फिर एक वेलोसिटी का कंपोनेंट हो रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, एक इस तरफ भी आएगा, दिस इज लेट्स से V परपेंडिकुलर। तो मैं इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स कर लेता हूं। ठीक है, क्यों? बिकॉज भाई ये V जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के ना तो अलोंग है केस 1 की तरह और ना ही पूरी तरह से परपेंडिकुलर है केस 2 की तरह, ये बीच में कहीं था, थीटा एंगल पे था, तो हमने पहले उसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स किए। अच्छा, इस केस में अपन देखें तो इस डायग्राम में दोस्तों V पैरेलल जो आएगा फील्ड के अलोंग कितना कंपोनेंट आ रहा है, V cos थीटा, है ना। V का कंपोनेंट किया V cos थीटा, और फील्ड के परपेंडिकुलर जो इस फोटो में आ रहा है दैट इज V sin थीटा। तो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कर लिए। अब होगा क्या, इसकी वजह से होगा क्या? सो गाइज, जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग वाला कंपोनेंट है उससे आप केस 1 की तरह सोचें कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अगर वेलोसिटी होती है तो क्या होता है, कुछ नहीं, वो फोर्स लगाता ही नहीं है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो है V पैरेलल की वजह से पार्टिकल पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा और पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चलता रहता था केस 1 की तरह। सो देयर विल बी नो फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यू टू V पैरेलल, करेक्ट है ना। अब यहां V पैरेलल और V परपेंडिकुलर के इफेक्ट्स अलग अलग पहले स्टडी करो कि यार दोनों के इफेक्ट स्टडी कर लेता हूं और फिर दोनों का सुपर पोजिशन कर लेंगे, दोनों को क्लब कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। तो V पैरेलल की वजह से क्या होगा, V पैरेलल की वजह से भाई वही होगा जो केस 1 में था। V परपेंडिकुलर की वजह से क्या होगा, जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ गया ना 90 डिग्री पे, तो उसकी वजह से क्या होगा जो केस 2 में हुआ था। और इस केस में क्या होगा, जो केस 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से होना चाहिए।
तो यहां पे जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा ना, दैट इज द सुपरपोजिशन ऑफ केस 1 एंड केस 2. सो बेसिकली इसमें ये मैटर निकल के आ रहा है दैट देयर विल बी no force on the particle due to V parallel. है ना, ये अपन ऑलरेडी जानते हैं कि V पैरेलल की वजह से पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा. ये अपनी डेटाबेस में ऑलरेडी है. तो V पैरेलल के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा एंड द पार्टिकल विल कीप ऑन मूविंग अलोंग द फील्ड विद दिस V पैरेलल. ये हुआ था ना पहले भी कि केस 1 में फील्ड के अलोंग जो वेलोसिटी दी थी उसी वेलोसिटी से वो कॉन्स्टेंटली चलता रहा था. सो दैट वुड इंप्लाई दैट द पार्टिकल विल keep on moving along the magnetic field with V parallel. V parallel के कारण कोई फोर्स नहीं है. ठीक है. फिर सेकेंड बात आती है कि V परपेंडिकुलर के कारण क्या है. नाउ गाइज, V परपेंडिकुलर का क्या सीन है? V परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और वो अपन ने अभी केस 2 में ही पढ़ा था कि जब भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तो सर्कुलर मोशन में घुमा दो. That means V perpendicular will make the particle move in a circle. V perpendicular will make the particle move in a circle. ठीक है. तो V परपेंडिकुलर की वजह से तो सर्कुलर पाथ स्टार्ट हो जाएगा और V पैरेलल की वजह से वो फील्ड के अलोंग चलता रहेगा. ठीक है. अब इन दोनों चीजों को अपने को कंबाइन करना है. अब मैंने आपको बोला था यार, अभी जो अपना डिस्कशन हुआ था ना, दैट द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. दोस्तों, यहां मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? राइट वर्ड्स है. ठीक है. आपके रूम में आप इमेजिन करें तो इस वॉल से उस वॉल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है. तो जो सर्कुलर मोशन होना है, सर्कुलर मोशन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है तो सर्कुलर मोशन उसके परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएगा. राइट. आप इमेजिन करो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड्स है तो उसके परपेंडिकुलर दीवार, उसके परपेंडिकुलर वॉल ये आ जाएगी. तो इस प्लेन में ये ऐसा सर्कुलर मोशन करने लगेगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ होती है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ होती तो सर्कुलर मोशन उसके परपेंडिकुलर प्लेन में यहां होता. अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होती तो सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होता ऐसे. राइट. तो यहां मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड्स है तो ये इस तरह से सर्कुलर मोशन करने लगेगा. आप वैसे भी ये V क्रॉस B चेक करके देखो. अगर ये पॉजिटिव पार्टिकल है तो V क्रॉस B के हिसाब से, ये V क्रॉस B के हिसाब से फोर्स आ रही है इनवर्ड्स. तो हमारा पार्टिकल इमीडिएटली ऐसा सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा. अब ये वाला सर्कुलर मोशन किसके कारण हो रहा है? ये हो रहा है V परपेंडिकुलर की वजह से. दूसरा, V पैरेलल की वजह से क्या होगा? V पैरेलल की वजह से पार्टिकल फील्ड के अलोंग भी चलेगा. सो गाइज, V परपेंडिकुलर की वजह से ऐसा मोशन हो रहा है और V पैरेलल की वजह से वो ऐसे आगे भी बढ़ रहा है ना. इस तरह की सिचुएशन हो रही है. V परपेंडिकुलर के कारण तो सर्कुलर मोशन हो गया इस प्लेन में जो फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन है ऐसा, और V पैरेलल के कारण वो आगे भी बढ़ने लग गया बिकॉज V पैरेलल उसको सीधा आगे लेके जा रहा है. तो ऐसे केस में द ट्रैजेक्टरी, द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड अ हेलिकल पाथ. एक हेलिक्स कहलाता है ये इस तरह का ट्रैजेक्टरी बन गया, कॉल्ड अ हेलिकल पाथ. ये ऐसे सर्कल में भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, ऐसे सर्कल में भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है. इस तरह का मैटर होगा. So this is basically termed as a helical path. ठीक है. इसको एक हेलिक्स भी कहा जाता है, एक हेलिकल पाथ. राइट. इसको ओवरऑल अपन ऑब्जर्व करें तो इस तरह का ये सिचुएशन रहेगा. कि अगर अपन इसमें ऑब्जर्व करें तो लेट्स से कहां गया ये फाइल, हाँ ये हेलिक्स देखो, ये हेलिकल पाथ आ गया इसका. ये देखिए, है ना. दिस इज द सिचुएशन कि जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल में ऑब्जर्व करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये बनी हुई है ना. इसका V पैरेलल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है.
वी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और इस तरह का हेलिकल पाथ बनाते हुए वो सर्किल में भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। अब जब सर्किल में घूमेगा तो सर्किल का कुछ ना कुछ रेडियस होगा। ये देखो यहां पे रेडियस मार्क किया हुआ है ना, तो ये वाला सेगमेंट जो दिख रहा है वो रेडियस मार्क किया हुआ है। फिर अलोंग विद दैट और भी टर्मिनोलॉजीज हैं बता रहा हूं, बट एक बार डायग्राम आप विजुअलाइज कर लो कि इसमें जस्ट द सुपरविजन ऑफ केस 1 एंड 2 सिंपल है, इजी है समझना कि केस 1 की वजह से वो अनअफेक्टेड चलता रहा फील्ड के अलोंग और केस 2 की वजह से वो सर्किल में चला। तो वी पैरेलल ने उसको अनअफेक्टेड आगे बढ़ाया और वी परपेंडिकुलर ने उसको सर्किल में घुमाया, और जैसे अपने दोनों केसेस को सुपरपोज किया एक हेलिकल पाथ बना इस तरह से कि पार्टिकल ऐसे घूमते घूमते आगे भी चलने लग गया। इस तरह का ये हेलिकल पाथ बन गया है ना। अब इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो अपन देख रहे हैं। तो गाइस देखो, सिंस हेलिकल पाथ में भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन तो नजर आ ही रहा है ना, यहां से अगर इसको अपन नोटिस करेंगे तो ऐसा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो सर्कुलर मोशन तो है, दैट मींस रेडियस तो डिफाइन होगा। तो पहला टर्म मैं लिख रहा हूं रेडियस ऑफ द हेलिक्स। ठीक है, अब रेडियस अपना फॉर्मूला क्या था पिछले सेक्शन में, इट वाज mv बाय क्यूबी, बट क्या यहां पे हमारे इस पार्टिकल का पूरा वेलोसिटी सर्कुलर मोशन के लिए जिम्मेदार है क्या? नहीं, अपन जानते हैं उस पूरी वेलोसिटी में से केवल v परपेंडिकुलर की वजह से सर्कुलर मोशन हुआ है। सो गाइस, v पैरेलल का सर्कुलर मोशन में कोई काम नहीं है, तो रेडियस ऑफ द हेलिक्स में mv बाय क्यूबी नहीं आएगा पूरा, इट इज जस्ट mv परपेंडिकुलर अपॉन क्यूबी, है ना। इस केस में इट्स ओनली द v परपेंडिकुलर विच हैज कॉज्ड द सर्कुलर मोशन, तो पूरा स्पीड पूरा v काम नहीं आना है, केवल v परपेंडिकुलर काम में आना है। अच्छा, इस केस में v परपेंडिकुलर v साइन थीटा है। पर दोस्तों मेरी एडवाइस सुनना, ऐसे रटना मत कि आपने रेडियस जो है वो mv साइन थीटा बाय क्यूबी रट लिया, वो मत करना। कारण कि यार हो सकता है कि कभी आपको ये एंगल ना इधर ऊपर से दे दें, तो यहां से अगर एंगल गिवन होगा ना तो आपका v परपेंडिकुलर v cos थीटा हो जाएगा और v पैरेलल v sin थीटा हो जाएगा और फिर रिजल्ट्स गड़बड़ी हो जाएगी। अपन उसको याद नहीं करें, अपन क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर मोशन में किसने घुमाया? v परपेंडिकुलर ने। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो भी कंपोनेंट आ रहा है, वो साइन आ रहा है कॉस आ रहा है वो देख लेंगे, बट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आ रहा है वो सर्किल में घुमाएगा और फील्ड के अलोंग जो कंपोनेंट आ रहा है वो सीधा चलाएगा। तो रेडियस में mv परपेंडिकुलर अपॉन क्यूबी आ जाएगा, ये रेडियस का हमारा रिजल्ट हो गया। फिर अपन टाइम पीरियड की बात करें, यहां पे भी ऑफ कोर्स रिपीटेशन तो हो ही रहा है ना, तो इधर अगर अपन टाइम पीरियड कैलकुलेट करें कि इसका टाइम पीरियड क्या है, अब यहां टाइम पीरियड का क्या मतलब है वो समझाता हूं। देखो कि जब ये अपने हेलिकल पाथ में है, एंड दोस्तों ये नोटिस करना कि मान लो शुरुआत में पार्टिकल यहां पर है, ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है। अब एक टाइम पीरियड हम किससे कहेंगे? जितने टाइम बाद वो एग्जैक्टली सिमिलर स्थिति में लौट कर वापस आएगा। भाई देखो, वापस उस पॉइंट पर तो नहीं आने वाला ना, बिकॉज वो आगे बढ़ जाएगा, तो वो पॉइंट पर तो वापस नहीं आएगा वो, बट जो एग्जैक्टली सिमिलर स्थिति में पूरा ऐसा राउंड लगाकर एग्जैक्टली इस स्थिति में आ गया, यहां से पूरा घूमकर इधर आने को अपन एक टाइम पीरियड बोल रहे हैं। फिर एक और टाइम पीरियड के बाद एक और ये कर्ल पूरा हो गया, यहां पहुंच गया, तो एक एक टाइम पीरियड के बाद उसका मोशन जो है वो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां ऐसे चल रहा है। तो वो टाइम पीरियड कितना होगा वो निकालना है। अब यार टाइम पीरियड जो है हमने लास्ट केस 2 में ही डिस्कस कर लिया था, टाइम पीरियड को ना तो v पैरेलल से मतलब है ना v परपेंडिकुलर से, उसको v से ही मतलब नहीं था। तो सर्कुलर मोशन v परपेंडिकुलर ने कराया हो या v पैरेलल ने कराया हो या v ने कराया हो, टाइम पीरियड को तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो टाइम पीरियड रिमेन्स द सेम, ये आपका 2 पाई m बाय क्यूबी। भाई ये तो स्पीड से इंडिपेंडेंट था ना, तो सर्कुलर मोशन v परपेंडिकुलर कराए या पूरा v कराए, टाइम पीरियड को तो वैसे ही मतलब नहीं है, तो टाइम पीरियड रिमेन्स द सेम, उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। फिर तीसरा टर्म जो इसके अंदर डिफाइन होता है गाइस, दैट इज टर्म्ड एज द पिच ऑफ द हेलिक्स। अब ये एक और टर्म है जो सर्कुलर मोशन में ऑफ कोर्स मीनिंगफुल नहीं था, बट ये यहां पर डेफिनेटली मीनिंगफुल होगा। तो पिच ऑफ द हेलिक्स, नाउ पिच ऑफ द हेलिक्स का मतलब है द गैप बिटवीन द टू स्लीव्स। जैसे यहां आप देखो, ये एक पूरा कर्ल बना हुआ है और एक ये कर्ल, तो यहां इस वाले कर्ल से लेकर इस वाले के बीच में जो गैप आपको दिख रहा है ना,
दिस इज टर्म्ड एज द पिच। यहां पर इस मेरे डायग्राम में देखो तो यहां से लेकर इस वाली स्लीव से ये नेक्स्ट वाला जो स्लीव बना है, जो कर्ल बना है, दिस इज बीइंग टर्म्ड एज द पिच। अब इसको अपन कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि जितनी देर में इसका एक राउंड पूरा होगा, मान लो ये अगर आगे नहीं बढ़ रहा होता तो एक टाइम पीरियड में यहां घूम के इधर ही आता, तो उस एक टाइम पीरियड में राउंड में घूमने के साथ साथ वो आगे कितना बढ़ जाएगा, आगे मतलब किस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, है ना, ऐसा घूमता घूमता वो आगे कितना बढ़ जाएगा, वी डिफाइन दैट अमाउंट एज द पिच, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल अलोंग द फील्ड इन वन टाइम पीरियड। दोस्तों पिच किस लेंथ के अलोंग मेजर हो रहा है, किस डायरेक्शन मेजर हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, कि सर्किल में घूमता घूमता वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कितना खुल जाएगा, वो हेलिक्स ओपन करना है ना अपने को, तो एक तो ये ऐसा हो गया और फिर हेलिक्स खोलना है ऐसे, तो सर्किल में घूमता घूमता एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कितना चलेगा, उसको पिच डिफाइन कर रहे हैं। सो द डिस्टेंस मूव्ड बाय the particle along the magnetic field in one time period। ठीक है ना, एक टाइम पीरियड में वो फील्ड के अलोंग कितना बढ़ जाएगा, उसको अपन हेलिक्स डिफाइन कर रहे हैं। अब वो वैल्यू कैसे निकालें, तो आप देखो पिच का कैलकुलेशन अगर करना है, पिच का फॉर्मूला बनाना है, तो पिच का फॉर्मूला फिर इस तरह से बन जाएगा कि भाई फील्ड के अलोंग कितना डिस्टेंस चला है वो निकालना है, तो डिस्टेंस क्या है, स्पीड इनटू टाइम, तो फील्ड के अलोंग स्पीड कितना है, तो फील्ड के अलोंग स्पीड है v पैरेलल, और टाइम कौन से टाइम की बात हो रही है, टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो कैपिटल टी टाइम के अंदर अंदर एक टाइम पीरियड मतलब इस टाइम के अंदर अंदर वो फील्ड के अलोंग कितना आगे बढ़ जाएगा उसको पिच कह रहे हैं। अब वो फील्ड के अलोंग कितनी स्पीड से बढ़ रहा है गाइस, फील्ड के अलोंग वो v पैरेलल से बढ़ रहा है, और समय कितना दे रहे हैं उसको भागने के लिए, तो टी के बराबर, तो कितना डिस्टेंस चलेगा, दैट डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, तो ये स्पीड आपका हो गया v पैरेलल और टाइम पीरियड हो गया आपका 2 पाई m अपॉन QB। ठीक है, इसमें भी मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आप ऐसे v cos थीटा v sin थीटा मत रटना, ये केस टू केस बदल सकते हैं, बस आप ये ध्यान रखो कि सर्कुलर मोशन कराने का काम v परपेंडिकुलर कराएगा और पिच क्रिएट करने का काम v पैरेलल कराएगा। उसकी जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो उस हिसाब से सब्स्टिट्यूट कर लो, है ना। तो यहां पर हेलिक्स का अपन ने रेडियस देख लिया, टाइम पीरियड देख लिया और पिच डिफाइन कर लिया। तो ये तो अपने बेसिक वर्किंग हो गई हेलिकल पाथ की, हेलिकल मोशन की। अब इस हेलिकल मोशन के बारे में एक और चीज, एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है आगे के लिए, वो पॉइंट बता रहा हूं। देखो तो ये जो डायग्राम अपन ने लिया था ना, उसी डायग्राम को एक बार दोबारा लेते हैं। तो ये जो हेलिक्स अपन बनाएंगे, आगे कभी भी आपको कंफ्यूजन आता है कि हेलिक्स किस तरह से बनाना है, क्या करना है, तो उसमें आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जब भी वो हेलिकल पाथ होगा, उस हेलिक्स का प्लेन, भाई वो हेलिक्स का क्रॉस सेक्शन कैसा है, उसके आर पार देखोगे तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नजर आएगा। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, वो तो अपने केस 2 में से ही आ रहा है। सो ये अपने को इसमें नोटिस करना है। That the circular cross section, the circular cross section of the helix is perpendicular to the applied magnetic field। ठीक है, जो भी आपका हेलिकल पाथ बन रहा है, उस हेलिकल पाथ का जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, मतलब पूरे हेलिक्स को अगर ऐसे अपन चपटा कर दें, है ना, पूरे हेलिक्स जो ऐसे सोलेनॉइड जैसा खुला हुआ है ना, उसको पूरा ऐसे चपटा कर दें तो एक सर्कल बनेगा। वो सर्कल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, जो आपने केस 2 में सीखा था उसी तरह से। सो आई होप ये बात तो गई अंदर। फिर नेक्स्ट पॉइंट, जो आपको हेलिकल पाथ खोलना है ना,
कि सर्किल में तो घुमा लिया भाई, कौन से सर्किल में घुमाना है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर सर्किल में घुमाना है। अब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर सर्किल में घुमा दिया, अब वो हेलिक्स खोलना है, तो हेलिक्स विल ऑलवेज ओपन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो जिस डायरेक्शन में पिच मेजर हो रहा है उसी तरफ आपका हेलिक्स खोलेगा। ये हेलिक्स खोलने वाली बात, एक स्प्रिंग को खोलने वाली बात इमेजिन करो। तो हेलिक्स विल ओपन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आपको अपना पिच मेजर करना है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आपको अपना हेलिक्स खोलना है। सो मान लो अगर मैंने अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है और पार्टिकल को 60 डिग्री एंगल पे थ्रो किया है इस मैग्नेटिक फील्ड से, तो इमीडिएटली मुझे ख्याल आना चाहिए कि अच्छा यार अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब सर्कुलर मोशन तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। साहब ये चालू हो गया। अब हेलिक्स को खोलना किस तरफ है? हेलिक्स को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग खोलना है, तो ऐसे करते करते ये ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे क्विक रिस्पॉन्स जनरेट होगा कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन आपके उस प्लेन के परपेंडिकुलर ये हो गया, और फील्ड के अलोंग आपकी तरफ बढ़ते जाएगा वो। तो ऐसे केस में द हेलिक्स विल ओपन अप along the magnetic field, that is the pitch is measured along the magnetic field, है ना। पिच जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मेजर होगा। ये एक पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे कि हेलिक्स किस तरफ खोलना है। तो ये क्या जजमेंट लेने में बड़ी आसानी हो जाती है, बड़ा क्विक रिस्पॉन्स आता है कि सर्किल कहां होगा और हेलिक्स कहां खुलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें अगेन बहुत यूजफुल है कि जो आप हेलिक्स बनाने वाले हो, आप देखिए गाइस, ये जो हेलिक्स अपन बना रहे हैं ना, इस हेलिक्स का एक एक्सिस डिफाइन कर सकते हैं। यहां सेंटर से जाने वाला ये जो लाइन बन रहा है, ये इस हेलिक्स का एक्सिस होगा। तो एक्सिस ऑफ द हेलिक्स अपने इस डायग्राम में भी अपन देखें तो दिस इज गोइंग टू बी द एक्सिस, जो उसके सेंट्रल एक्सिस है ना। द एक्सिस ऑफ द हेलिक्स इज ऑलवेज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पैरेलल आएंगे, राइट। द एक्सिस ऑफ द हेलिक्स, जो हेलिक्स का सेंट्रल एक्सिस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आएगा। तो अगेन विजुअलाइजेशन में आसानी रहती है। सो द एक्सिस ऑफ द हेलिक्स is parallel to the magnetic field direction। ठीक है, ये सब चीजें अगेन आपको मोस्टली असर्शन रीजन वाले सवाल, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स रिलेटेड मैटर्स, है ना, इस तरह से रिलेट होते हुए क्वेश्चन जो अपने नीट में आते हैं कई बार, उनमें डेफिनेटली बहुत बहुत हेल्पफुल होता है कि आप उसके बारे में सारा थियोरेटिकल कॉन्टेक्स्ट जानते हो, राइट। तो ये एक एस्पेक्ट अपना कवर अप हुआ कि इस केस में हेलिकल पाथ से रिलेटेड बेसिक्स आपको बताए, राइट। तो पहले तो इससे रिलेटेड ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं, फिर इसमें एडवांस्ड पोर्शन में चलेंगे। तो देखो सवाल पढ़ो। इट सेज अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, मास 1 किलोग्राम, स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। सारे डेटा 1 दे रखा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, बहुत बढ़िया। एट एन एंगल ऑफ थीटा 30 डिग्री बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब वही मैग्नेटिक फील्ड। द पिच ऑफ द हेलिकल पाथ इज। तो अब सबसे पहले तो ये नोटिस करो कि हेलिकल पाथ ये है भी या नहीं है ना। तो हेलिकल पाथ क्यों है? बिकॉज वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 के अलावा कुछ एंगल है, ठीक है। सो एट एन एंगल 30 डिग्री बिटवीन V एंड B, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ये जो डायग्राम आप देख रहे थे, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये थीटा 30 डिग्री दे रखा है इस केस में आपको। फिर ये पिच का डिस्कशन है। अब ऐसे केस में ना अपन आराम से अब वो V पैरेलल एंड V परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड मान लो मैंने ऐसे लगा रखा है, ये मेरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया था, इस तरह से थ्रो किया था। तो ये V स्पीड, थीटा एंगल। तो V पैरेलल, ये 30 डिग्री दे रखा है इस केस में, तो V पैरेलल कितना हो जाएगा? V cos 30। ये V पैरेलल जो इस सिचुएशन में आ रहा है, दैट इज V cos 30। तो ये मेरा √3V/2 V पैरेलल हो गया। अब यहां ये हेलिकल पाथ का पिच पूछ रहा है। अब ये मैंने आपको समझाया, तो पिच का मीनिंग समझ के रखो।
इट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में जितनी देर में वो सर्कुलर मोशन फिनिश कर रहा है ना, उतनी देर में उसका वो जो हेलिक्स है वो कितना खुल जाएगा, वो फील्ड के अलोंग कितना चला जाएगा, वो पिच है। तो वो पिच के लिए अपने रिजल्ट बनाया था कि एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस चलेगा, तो दैट डिस्टेंस इज स्पीड v पैरेलल इनटू द टाइम पीरियड t। तो v पैरेलल तो हो गया √3v/2, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपना क्या चल रहा है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड दोस्तों, इट्स 2πm/qb। आप रखो डेटा, तो इसमें 2 तो मैनेज हो गया, तो वी हैव √3v/, मास 1 किलोग्राम, चार्ज 1 कूलम, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला। तो ओवरऑल वैल्यू जो आ रही है दैट्स √3v/। अच्छा v भी आपको गिवन है ना, v भी तो 1 मीटर पर सेकेंड है, तो ओवरऑल वैल्यू जो बन रहा है वो √3π बन रहा है। दिस इज √3π मीटर्स, √3π मीटर्स ये आ रहा है ना। इसमें 2 कैंसिल हो गया, मास, चार्ज, b और v सब 1 दे रखे हैं, प्रॉपर यूनिट्स में सब 1 दे रखे हैं, तो उसके हिसाब से √3π बना। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, और जस्ट अपन ने रिलेट किया कि हाँ यार हेलिकल पाथ होना चाहिए, और उसके हिसाब से सिनेरियो बना लिया, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। ओके, अब ये थोड़ा थियोरी बेस्ड है ना, इस तरह के क्वेश्चंस में आपके वो कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो सीखे हैं वो काम में आ जाते हैं, देखते पढ़ते हैं। इट सेज फिगर गिव्स स्नैपशॉट्स फॉर 3 सिचुएशंस इन विच a positively charged particle passes through a uniform magnetic field B। तो मैग्नेटिक फील्ड B ऊपर की तरफ लगा हुआ है, 3 अलग अलग तरीकों से पॉजिटिव पार्टिकल को फेंका है। एक बार इस तरह से बड़ा एंगल बनाते हुए यहां पे, एक बार यहां थोड़ा स्मॉलर एंगल है, और एक बार यहां 90 डिग्री एंगल पे फेंका है V और B में। द वेलोसिटीज V ऑफ द पार्टिकल डिफर इन ओरिएंटेशन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड। तो इन तीनों का स्पीड जो है वो सेम है, बस अलग अलग डायरेक्शन पे फेंका है, अलग अलग एंगल पे अपन ने इस पार्टिकल को फेंका है। देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके ठीक है, पढ़ते हैं। तो इट सेज द टाइम पीरियड ऑफ मोशन इज सेम इन ऑल द 3 फिगर्स। तो गाइस देखो, सेम पार्टिकल है, सेम स्पीड से थ्रो किया है, मैग्नेटिक फील्ड भी वही है, तो मैंने आपको वही बताया था। टाइम पीरियड तो यार वैसे भी 2πm/qb, ठीक है। 2πm/qb में आपका मास जो है, पार्टिकल तो वही है, चार्ज वही है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो टाइम पीरियड जो आना है वो तीनों केसेस में सेम आना है। तो दिस इज डेफिनेटली ओके, दिस इज डेफिनेटली करेक्ट, है ना। ये एक सिचुएशन है, इसमें हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शंस सही हो, ऑल्दो अपने नीट में तो ऐसे नहीं आते। इसने बोला है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अपन केवल थियोरेटिकली सीखना चाह रहे हैं कि इसमें से क्या क्या सही है नहीं है, देखते हैं। देन तो टाइम पीरियड तो सबका सेम हो गया, बिकॉज v पे थीटा पे डिपेंडेंट ही नहीं होता, राइट। देन द पिच ऑफ द हेलिक्स इन फिगर 2 इज ग्रेटर देन इन फिगर 3। अब पिच ऑफ द हेलिक्स की अपनी बात हुई कि यार पिच के लिए अपन लिखते हैं v पैरेलल इनटू टाइम, ठीक है। अब v और b के बीच में अगर थीटा एंगल है, v और b के बीच में थीटा एंगल है, तो v पैरेलल का मतलब क्या हो जाएगा, v cos थीटा हो जाएगा। तो दैट v cos थीटा इनटू टाइम। तो गाइज आप देखिए, जितना बड़ा थीटा होगा, है ना, थीटा जितना बड़ा होगा cos थीटा उतना कम हो जाएगा। cos 0 1 होता है ना मैक्सिमम, फिर cos 30 कम हो जाता है, cos 45 और कम, cos 60 1/2, cos 90 तो 0 ही हो जाता है। तो जैसे जैसे थीटा ग्रेटर होगा v cos थीटा कम हो जाएगा। तो वी कैन सी दैट कि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 3, है ना। सेकेंड वाले केस में थीटा ज्यादा है, इसका मतलब cos थीटा 2 विल बी लेस देन cos थीटा 3। बड़े एंगल पर cos छोटा होता है। अच्छा, cos थीटा 2 अगर कम है तो फिर सेकेंड केस का पिच भी तो कम हो जाएगा ना भाई, टाइम पीरियड तो सेम है, v सेम है, सारा फर्क थीटा का है। तो cos थीटा 2 कम हो गया, दैट मीन्स पिच फॉर 2 विल बी लेस देन पिच फॉर 3, ठीक है। तो 2 का पिच कम होगा, द पिच ऑफ द फिगर 2 इज ग्रेटर, दिस इज रॉन्ग। द पिच ऑफ हेलिक्स इन फिगर 3 इज ग्रेटर, दिस इज करेक्ट। देन द टाइम पीरियड ऑफ मोशन इज ग्रेटेस्ट इन फर्स्ट, ये फॉल्स है। तो आपका ये ए एंड सी जो है कि थर्ड वाले का पिच ज्यादा होगा एज इन 2, और टाइम पीरियड तीनों का सेम होगा, वो अपने कंपेयर कर लिया, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस, जैसा मैंने कहा, आपको थियोरी पे कमांड होना चाहिए, रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए, वी पैरेलल कौन है, वी परपेंडिकुलर क्या है,
टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी किस पे है, किस पे नहीं है, सर्किल में कौन चला रहा है, फील्ड के अलोंग कौन मूव करा रहा है। जितना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होगा थियोरी पे, उतना सरलता से सवाल बनाते चले जाओगे। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन अपना फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लीजिए मुझे ऐसा कुछ सेटअप दे रखा है कि ये मैंने एक अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। दिस इज द एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना। ठीक है, जेड ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि एक्स वहां, वाई ऊपर है, तो जेड आपकी तरफ होगा ना, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स ये जेड होगा। अब सिचुएशन ये है कि इस डायग्राम में दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगा रखा है यहां पे। मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे ऊपर की तरफ लगाया, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड बी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, इस प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल को मैं यहां से v स्पीड पे x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाते हुए थ्रो कर रहा हूं। ठीक है, इस तरह का मेरा सिचुएशन है और इसका मुझे पूरा एनालिसिस देखना है कि कहां क्या सिचुएशन बनेगी। मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड तो y के अलोंग लगा रखी है, दिस इज बी नॉट जे कैप। फिर मैंने एक पार्टिकल को इस एक्स वाई प्लेन में थ्रो किया v स्पीड से x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाते हुए। ठीक है, अब पहले तो अपन को जो जो पॉसिबिलिटीज हैं वो अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें पॉसिबल कंक्लूजन्स क्या क्या हैं। अपन जितनी भी पॉसिबल कंक्लूजन्स दे सकते हैं, कोई सवाल क्रिएट नहीं कर रहा हूं, जितने पॉसिबल कंक्लूजन दे सकते हैं ना इस केस के बारे में, वो अपन ट्राई करते हैं। देखो, सो पॉसिबल कंक्लूजन क्या है, तो सबसे पहले केस 1 2 3 किसको बिलोंग कर रहा है वो चेक करो। ऑफ कोर्स इट बिलोंग्स टू केस 3, है ना, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। गाइस, मैग्नेटिक फील्ड y में है, वेलोसिटी इस तरफ है, v और b के बीच में एंगल 0, 90 या 180 नहीं है। दैट मींस वी कैन से दैट पहला कंक्लूजन इज द हेलिकल पाथ। ठीक है, नाउ सिंस हेलिकल पाथ है तो फिर उसका रेडियस, टाइम पीरियड, वो सब भी निकाल लें। तो अब जब v पैरेलल और v परपेंडिकुलर की बारी आएगी, अब ध्यान देना इस चीज पे गाइज। यहां v पैरेलल का मतलब क्या था? v पैरेलल का मतलब था मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वाला कंपोनेंट। हमें किसी एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट नहीं चाहिए। v पैरेलल का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट। तो यहां v का x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल है, तो इस तरफ कॉस कंपोनेंट आएगा, है ना। यहां पे अगर अपन देखें तो इस डायरेक्शन में यहां पे आपका v cos अल्फा आएगा, और ये वाली डायरेक्शन में ऊपर की तरफ we are going to have v sin alpha। I hope ये बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, ये v cos alpha v sin alpha में ब्रेक किया। अब मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो कंपोनेंट आता है उसको v पैरेलल बोलते हैं, तो यहां v पैरेलल हो जाएगा v sin alpha। हमारी उस केस से अलग हो गया ना। तो डिपेंड करता है कि यार एंगल कहां से दिया है, उसके हिसाब से v पैरेलल v परपेंडिकुलर जज करना है। देन v परपेंडिकुलर मतलब किसके परपेंडिकुलर? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट यहां v cos अल्फा आ रहा है। ये हो गया। ठीक है, ये हमारा सेकंड कंक्लूजन। अब जब हेलिकल पाथ है तो फिर उसका रेडियस निकालें अपन। तो रेडियस में मैंने कहा था कॉस साइन मत रटना। रेडियस में मैंने कहा था कि सर्कुलर मोशन कराने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो v परपेंडिकुलर सर्कुलर मोशन कराता है। तो यहां सर्कुलर मोशन जो है वो v परपेंडिकुलर करा रहा है, और इस केस में हमारा v परपेंडिकुलर v cos अल्फा है। सो दैट्स व्हाई द रेडियस बिकम्स mv cos अल्फा अपॉन qb। ये हो गया। फिर टाइम पीरियड, तो इसके हेलिकल पाथ का टाइम पीरियड को v से कोई मतलब ही नहीं होता था, तो वो तो सेम रहेगा, है ना। टाइम पीरियड में तो दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधा इट्स 2 पाई m बाय qb, वो सेम रह गया, राइट। फिर अपन कैलकुलेट करें कि इसका पिच निकालना है। तो जब पिच कैलकुलेट होगा तो मैंने बताया था पिच इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल अलोंग द फील्ड इन वन टाइम पीरियड। तो वेलोसिटी कंपोनेंट कौन सा आएगा? वेलोसिटी कंपोनेंट आएगा v पैरेलल, बिकॉज फील्ड के अलोंग तो इसको वही ले जा रहा है ना। तो इस केस में v पैरेलल क्या है? तो इस केस में v पैरेलल इज v sin अल्फा। तो फील्ड के अलोंग ले जाने वाला कंपोनेंट हो गया v sin अल्फा, और टाइम पीरियड जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई m बाय qb। तो ये आपका पिच कैलकुलेट हो गया। ठीक है, फिर इसका अगर मोशन इमेजिन करना हो, तो ये भी मैंने आपको समझाया था, इसका मोशन इमेजिन करना हो तो खड़ाक से जवाब आएगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो सबसे पहले,
तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है? मैग्नेटिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में, जे कैप में। तो जो उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बनेगा ना, वो एक्स जेड प्लेन में बनना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। सो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे ऊपर की तरफ है तो इस प्लेन में सर्कुलर मोशन चालू हो जाएगा। सो द प्लेन ऑफ द हेलिक्स, द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द हेलिक्स विल बी पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन। क्यों? बिकॉज फील्ड वाई में है। तो ये अपना नेक्स्ट कंक्लूजन बन रहा है इसका। The circular cross section of helix will be parallel to xz plane। ये एक और कंक्लूजन आ गया। ठीक है, फिर हेलिक्स किस तरफ खुलेगा? तो वो अगर अपन देखें तो इसका नेक्स्ट कंक्लूजन यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज EFG। ठीक है, और क्या कंक्लूजन है कि वो हेलिकल पाथ किस तरफ खोलोगे? तो ये मैंने आपको बोला था, ऐसा खड़ाक से कंक्लूजन निकलना चाहिए कि पहले तो उसका सर्कुलर मोशन इमेजिन कर लो। तो सर्कुलर मोशन हो गया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे, और फिर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हेलिक्स को खोल दो, तो ये पार्टिकल जो है वो ऐसा घूमता हुआ फील्ड के अलोंग चला जाएगा। अच्छा, वैसे V क्रॉस B देखना, तो V इस तरफ है, B ऊपर है। V क्रॉस B का मतलब ऐसे बाहर की तरफ फोर्स लग रही है, तो यहां से ऐसे घूमा और ऐसे फील्ड के अलोंग हेलिक्स खोल दिया ऊपर। ठीक है, सो द हेलिक्स विल ओपन अलोंग द वाई एक्सिस। ये मैंने आपको कहा था कि हेलिक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग खोलना होता है। इसका मतलब जो हेलिक्स है ना, उसका एक्सिस, हेलिक्स का एक्सिस हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आएगा। ये अपन ने यहां पे चेक किया था, द एक्सिस ऑफ द हेलिक्स इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे एक्सिस कौन सा हो जाएगा? तो वाई के अलोंग आ जाएगा। सो एक्सिस ऑफ हेलिक्स इज पैरेलल टू जे कैप। ठीक है, इस तरह के कंक्लूजन्स अपन इस सिनेरियो के बारे में बना सकते हैं। आप देखो सारे पॉसिबल कंक्लूजन जो जो थे, और भी एनालिसिस किया जा सकता है, बट एक फ्रंट मैंने आपको बता दिया कि इसमें इस तरह से अपना माइंडसेट रख सकते हैं, इस वे में इस सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं। राइट, तो गाइज ये केस 3 का सिचुएशन मैंने फिनिश किया, ये केस 3 वाला मैटर अपन ने क्लोज किया। तो अपना ये जो पिच वाला सिचुएशन है, हेलिकल पाथ वाला जो मैटर है वो कंप्लीट हो गया। केस 2 सर्कुलर पाथ जो था वो फिनिश कर लिया। केस 1 अनअफेक्टेड पाथ वो अपन ने फिनिश कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो पहले कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, पहले कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे अभी तक के, है ना। ये जो मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड वाला जो पूरा मैटर है ना, इसके कुछ सवाल बनाएंगे पहले तो। फिर बात आएगा अबाउट अ टॉपिक कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अगर किसी इलाके में लगाएं तो क्या सिचुएशन बनेगी, वो आएगा। एंड देन आफ्टर दैट अपने आगे की कहानी में प्रोग्रेस कर जाएंगे। सो गाइज, यहां तक का पोर्शन अपन केयरफुली, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये आज और पिछला वाला, तो केयरफुली यहां तक का पोर्शन एक बार फिनिश अप करो। जो भी सॉल्व एग्जाम्पल्स मैंने कराए हैं उनको आप कंप्लीटली फिनिश अप कीजिए। जो प्रैक्टिस शीट साथ में अटैच्ड हुई है उसको आप कंप्लीट करो, और नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो लेक्चर 8 में इसके आगे से फिर प्रैक्टिस पार्ट और इसके आगे के पोर्शंस कवर अप करते हुए बढ़ते हैं। राइट, तब तक इतना आप फिनिश करके रखो। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।